हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। और आज हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक। बेटा ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक वांट ऑफ फैक्टर और बचता है, लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। तो हम लगभग अब इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ बढ़ चले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले इसकी जनरल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Properties of a solution which depends on the number of particles present in the solution is called colligative property। तो colligative property किस चीज पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर तो डिपेंड करती है, लेकिन इट इज independent of the nature of solute। सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं वो किस टाइप के सॉल्यूशन में मेजर करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहली बात, सॉल्यूशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं हम उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। ये तो खैर हमने इस बात की है कि इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, वही हमारे सिलेबस में। सॉल्यूशन बाइनरी होगा, डाइल्यूट होगा। और यहाँ पर हम सॉल्यूट जो लेंगे सॉल्वेंट के अंदर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इस तरह का जो बेटा सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उन प्रॉपर्टीज की जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले उनको नोट करते हैं। पहली है हमारी रिलेटिव lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure। सेकेंड है हमारी elevation in boiling point, right। थर्ड है हमारी depression in freezing point, and last osmotic pressure। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहूंगी। एक और स्टार लगाएंगे यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे कि हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्यों जाननी है। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं मोलर मास निकालने में। मोलर मास किसका, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। with the help of colligative property we can measure the molar mass of non volatile solute। ये बात क्लियर हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप क्या होती है, किस तरह के सॉल्यूशन में निकाली जाती है, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरा, इसका यूज क्या है, मोलर मास निकालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और कितनी तरह की होती हैं, 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हमें पढ़नी है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। उससे पहले वेपर प्रेशर, देन फिर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और देन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबको समझेंगे हम बारी बारी से। तो वेपर प्रेशर तो जैसे कि आपको पहले भी पता है कि आपके पास यहाँ एक लिक्विड है, मान लो वाटर है। वाटर वोलेटाइल होता है नेचर में। ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी वेपर्स बनेगी, वेपर्स बननी शुरू हो गई। अब ये वेपर्स जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगी सरफेस पर, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा इसको मैं P0 से शो कर दूं। क्लियर है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था। क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। इसके अंदर अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया बेटा। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया।
अब इस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट को बाहर निकलने के लिए कम जगह प्रोवाइड करेगा। तो सॉल्वेंट की जो वेपर्स हैं वो कंपैरेटिव टू प्योर फॉर्म कम बनेगी, तो कम वेपर्स बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर है, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये पी नॉट था जो कि एक्चुअल प्रेशर था। यहां पर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा प्रेशर होता है, इसको हम पीएस से शो करते हैं, जो यहां पर वेपर प्रेशर होगा। तो अब क्या हुआ, बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लोवरिंग हो गई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितनी लोवरिंग हुई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, भाई ज्यादा थी सॉल्वेंट की प्योर से और सॉल्यूशन की कम है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा पी नॉट माइनस पी एस है, जहां पे हमें ये पता है पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस है ना, ये हमें पता है। रिलेटिव लोवरिंग अगर अब मुझे निकालनी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं एक्चुअल जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है उससे डिवाइड कर दूं, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, and this relative lowering of vapor pressure is a colligative property, it is a colligative property। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उससे पूछा होता है इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लिखा होता है वेपर प्रेशर, क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, लिखा होता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं। आपसे फिर लिखा होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मार्क करेंगे इस चीज को, स्टार करेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट हो गया। तो आर एल वीपी इज इक्वल टू क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, जो आर एल वीपी होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको जो ये इक्वेशन हमारी बनी है इसको हम और अगर खोल के लिखें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब, अगर मैंने सॉल्यूट को बेटा यहां पर B मान लिया और सॉल्वेंट को A माना हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, हम जनरली यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम होता है। तो जब नीचे देखो डिनोमिनेटर में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला, जो हमें न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज करना है, ये P नॉट ना बेटा ऊपर आएगा, मैं हर जगह नीचे लगा रही हूँ, ऊपर आएगा ये, ठीक है, यहाँ तो ऊपर ही है, यहाँ भी नीचे है, ठीक है। P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू mole fraction number of moles of solute upon number of moles of solvent. This is the formula which is used in calculation of numericals. in numericals में हमने ये formula use करना है। आपको पता है P नॉट क्या है, P नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS क्या है, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो P नॉट है ये भी प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर। NB क्या है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, Na क्या है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है। मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल, वो मोलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो सॉल्यूट हम डाल रहे होते हैं, जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे होते हैं, इसका मोलर मास निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जी हाँ, तो मोलर मास तो कहीं आया नहीं, आया ना बेटा, आया। देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़े हैं क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, पढ़ा है ये चीज।
ये तो आपको हमेशा याद रखना है, मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला आप डाल दोगे। अब आपको क्या कराते हैं, बहुत सारे लोग एक और फॉर्मूला याद कराते हैं, ठीक है, जिसमें MB निकालना आपको बताया जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बताया जाता है। अब आप इतने सारे फॉर्मूले, कोई आपको ये एक चैप्टर तो नहीं करना, 10 चैप्टर आपके 12th में है, ठीक है, 9 चैप्टर अगर मैं कंपटीशन की बात करूं 9 चैप्टर 11th में है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है, पी ब्लॉक भी है ना, इतनी सारी चीजें हैं। अब आप इतने सारे फॉर्मूले, डराइव्ड फॉर्मूले भी अगर आप लर्न करोगे तो सब, भाई कुछ बच्चे होते हैं कि वो याद कर लेते हैं, लेकिन सभी तो याद नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप वो फॉर्मूले याद करें, मेन फॉर्मूले याद करें, और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो बेटा डराइव तो आप अपने आप कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम इतना टाइम तो वहां होता नहीं है, बात ठीक है, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप डराइव्ड फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फॉर्मूला बढ़ाकर अपनी टेंशन मत बढ़ाइए, पैनिक मत होइए। इतना टाइम होता है कि अगर आपने सही टाइम लगाया है, सही फॉर्मूला पहली बार में आपको क्लिक कर गया है, तो आप आंसर निकाल लोगे। देखो आपको फॉर्मूला वहां पे ये तो पता ही है ना कि NB है, तो आप यहाँ पे NB पहले ये फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे। अगर आपको मोलर मास पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या करने वाले हो, P0 माइनस PS अपॉन P0, सीधा यहाँ पे लिखोगे भाई ये NB है, WB अपॉन MB, और ये है WA अपॉन MA। आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखोगे वहां पे, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको पता है कि यही आना चाहिए, N इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। अब यहां से भी आपको क्या करता है, क्या करा देते हैं, एक डराइव्ड फॉर्मूला निकलवा देते हैं। MB को इधर निकालते हैं, MB को जब आप इधर निकालोगे, MB इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा WB इंटू MA। अच्छा, इसको P0 माइनस PS को हम डेल्टा P भी लिख लेते हैं, डेल्टा P भी लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, डेल्टा P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P0, राइट, ये समझ में आ गया। तो अब जब हम MB को इधर लेके जाएंगे तो डेल्टा P यहाँ आ जाएगा आपका, और WA तो इधर ही रहेगा, और P0 आपका ऊपर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो आप ये फॉर्मूला याद कर ले, इससे ये फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इनफ स्मार्ट हैं तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक तो याद करना ही पड़ेगा। तो जब बेसिक याद कर रहे हैं बेटा, बेसिक याद कर लिया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप उसके लिए इतने पैनिक हो कि मैम ये कैसे आया और वो कैसे आया, राइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको आना ही चाहिए। कैसे आया यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे जब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर 5% से नीचे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, तब तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये चीज नोट करेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे जरूर नोट करेंगे कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, या कोई भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों के लिए एक और फॉर्मूला आता है जो दोनों पर लग जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला भी मैं भी आपको बताती हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला था, इसको मैं यहाँ टॉप पे लिख देती हूँ, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, NB अपॉन NA। ये हमारा वो फॉर्मूला है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। अब हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे जो दोनों तरह के सॉल्यूशन पर, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, उस पर अप्लाई होगा। देखिए, ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं रिवर्स करके अगर लिखूं तो लिख सकते हैं ना, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, P0 अपॉन P0 माइनस PS इज इक्वल टू NA अपॉन NB। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है?
Na अपॉन NB। अच्छा, यहाँ पे हम टोटल फॉर्मूले से बनाएंगे इस फॉर्मूले को, सॉरी। नेग्लेक्शन हमने कहाँ यूज किया था? डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेग्लेक्शन यूज किया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेग्लेक्शन यूज किया था। लेकिन जब मैं अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बना रही हूँ तो मैं नेग्लेक्शन यूज नहीं करूंगी। भाई वहां तो नेग्लेक्शन यूज करा था ना, आपने कहा था कि ज्यादा डाइल्यूट है तो हटा दो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि वो बहुत कम है। तो आपका फॉर्मूला आ गया था NB अपॉन Na। तो हम बेसिक पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, अभी कोई नेग्लेक्शन नहीं लगा रहे। और हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसे मैंने रिवर्स करके क्या किया है, लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर Na है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अगर NB है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Na अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB। ये ऐसे होगा तभी तो ये चीज आई होगी एलसीएम लेने के बाद। इतना तो मैथ्स आपको आता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। बताओ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस Na अपॉन NB, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू ये हो गया। अब इस 1 को अगर मैं इधर ले जाऊं, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू Na प्लस NB। बताओ यहां तक समझ में आता है? कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है यहाँ पर? अच्छा, ये इसको मैं अगर लिखूं दोबारा से, इसको मैं दोबारा से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS माइनस P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको अगर मैं ये ऐसे हो तो इसका यही तो फॉर्म आएगी ना बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये P नॉट माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट गए। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ये दोनों कट गए तो क्या आ गया? PS अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। बताओ यहां तक कोई डाउट? Na अपॉन NB। अब मैं इसको फिर से रिवर्स करके लिख दूं, अगर रिवर्स करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा? P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na, NB अपॉन Na। ठीक है, क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला देख लो हमारे पास। देखो अब 2 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। मैं ये बीच का जो जितनी सारी चीजें हैं अगर आपने नोट कर ली है तो मैं इसको हटाना चाहूंगी मेरे पास, क्योंकि स्पेस कम है। ये सब कराने का मतलब क्या था? कहीं डराइव करने के लिए नहीं आता। ये कराने का मतलब क्या था कि मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकती थी, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे, आपको ये समझ कैसे आएगा? हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले को रिवर्स करके और वही सब चीजें करके लिखा। लेकिन एक बात का ध्यान रखा हमने यहाँ पे कि जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जो कि डिनोमिनेटर में है। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हम वहां पर नेग्लेक्शन यूज नहीं करते। तो जब नेग्लेक्शन यूज नहीं करते तो अगर इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया जाता है, नेग्लेक्शन यूज नहीं करते तो इस फॉर्मूले को जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है, राइट। अब मैं दोनों फॉर्मूले यहां लिखूंगी, ठीक है। आपको जो 2 फॉर्मूले मेन याद रखने हैं उन पर फोकस करें। देखिए फॉर्मूला आपको पहले मैंने ये बताया था, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन Na। इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जनरली यही फॉर्मूला यूज किया जाता है जब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बोर्ड में आपको इसी पर ही न्यूमेरिकल पूछेगा, राइट। लेकिन अगर 5% कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेग्लेक्शन नहीं करेंगे। इसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला डराइव किया, और दिस इज P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na। बोथ फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कि ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं, these are applicable on all type of solution, applicable on all type of solution, concentrated हो
नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमने क्या बात की कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसके अंदर वोलेटाइल हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और नॉन वोलेटाइल हम क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आपको ये पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो जब हमने यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया था और एक हमने फिर सॉल्यूशन बनाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर, तो प्योर सॉल्वेंट का मैंने क्या कहा था, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, जो P0 था, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा था, क्योंकि इसके अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं वो उतनी वेपर बनने नहीं दे रहे, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, राइट। इसका वेपर प्रेशर कम। अब कम वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने के लिए इसको हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू P0 के बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, और जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसका रीजन मैंने बता दिया आपको, है ना। उसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब हम आते हैं वापस अपने ग्राफ के ऊपर। तो जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो ये एक AC जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ये दूसरा जो ग्राफ है वो इसका है, BD जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन का है। जब नीचे बढ़ाते हैं इसको तो देखते हैं टेम्परेचर जो देख रहे हैं, जो T0 टेम्परेचर है ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। जो T0 है, T0 ना फिर वही गलती कर रखी है ऊपर, जो T0 टेम्परेचर है वो किसका टेम्परेचर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है। देखो ये यहां पहुंच गया ग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इसका वेपर प्रेशर। इस पॉइंट को क्या कहोगे, टेम्परेचर के इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहोगे ना। तो T0 इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। और T1 जो मैंने लिया है इसको मैं TS लिख देती हूँ, या इसको TB कर देती हूँ, T कर देती हूँ, इसको T कर देते हैं, चलो B लिख लेते हैं, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डन, इतनी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी है ना। कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उस सॉल्वेंट के अंदर तो जो सॉल्यूशन बना कितना बढ़ गया, यानी कि कितना इलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू T0 B, सॉरी ज्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस करेंगे, TB माइनस T0 B, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे, TB माइनस TB0, where TB is a boiling point of solution, TB0 is a boiling point of solvent, and delta TB is elevation of boiling point। क्या याद रखेंगे, elevation in boiling point हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि TB हमेशा ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जो ये डेल्टा TB होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं मोलैलिटी बोल रही हूँ, मोलैरिटी नहीं बोल रही। मोलैलिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आपने पढ़ी है ये भी, ठीक है, मोलैलिटी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पर लगाते हैं हम एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं KB, और मोलैलिटी को मैं स्मॉल m से शो कर रही हूँ। दिस इज द फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। देखिए, डेल्टा टीबी इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम इज अ मोलैलिटी, और केबी क्या है? केबी इज अ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, सीधा सीधा कहे तो एलिवेशन कांस्टेंट। मैं इब्यूलोस्कोपिक की एक बार बेटा स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ। EBU डबल एल आई ओ होगा, ये आई मैंने पहले लगा दिया, यहाँ पर आई आएगा। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट पहले हम केबी की बात कर लेते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो केबी होता है वो एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या कह रहे हो? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जो केबी है स्टार लगा के लिखे, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की नेचर पे। यार डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगाया है मैंने, याद रखेंगे इसको। सॉल्यूशन पर जो केबी है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, जो केबी है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और सॉल्यूट की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अच्छा, जो केबी है इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, उस पर आज सच कोई न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। तो KB इज इक्वल टू MA/RTB² अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 100 इंटू 1000, सॉरी इंटू 1000। केबी की ये वैल्यू होती है, हम केबी की वैल्यू को यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, MA क्या है? MA क्या है? मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है। इस पूरे फॉर्मूले में क्या आपको सॉल्यूट का मोलर मास या सॉल्यूट का वेट दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कोई टर्म दिखाई दी सॉल्यूशन की? कोई हमने सॉल्यूशन की मोलैलिटी, मोलैरिटी किसी की बात की हो? नहीं दिखाई दी, है ना। केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है? आर इज अ गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है यहाँ पर? टीबी ये रहा आपका, दिस इज द टीबी, प्योर जो सॉरी जो आपका सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये आप केबी का ये फॉर्मूला भी क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे इसको बेटा। अब इतना करने के बाद वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमने ये निकाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, अगर मोलैलिटी की फॉर्म में आपको दे रखी है वैल्यू तो आप कर लोगे, लेकिन अगर मोलर मास कैलकुलेट करा रहा है तो आप क्या करोगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी के फॉर्मूले को खोल के लिख लो। मोलैलिटी पता है क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इट इज इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में दिया होगा, जनरली ग्राम में दिया होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को और रिफाइन करूंगी अभी यहीं पे। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, केबी इंटू WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WB। ये ग्राम में है, यहाँ पर मैंने 1000 इसलिए लगा लिया, मैंने इसको ग्राम में ही लिखा है। ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में दिया होगा ऑब्वियसली यार, जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो सॉल्यूट का मास तो ग्राम में ही होगा ना, किलो किलो भर थोड़े डालोगे। तो ये भी ग्राम में है और मोलर मास भी हमारा ग्राम पर मोल में होता है।
तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा डेल्टा टीबी का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताती हूँ, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ पे। देखो मेरा बोर्ड ना छोटा है, मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बताती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बोर्ड छोटा है बेटा, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। डेल्टा टी बी की जगह मैं यहाँ पर सीधा लिखती हूँ टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास इन ग्राम। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। और ये डब्ल्यू बी जो आपका सॉल्यूट का मोलर मास है, देखो यहाँ सॉल्यूट का सॉल्यूट का वेट है, ये तो गिवन होगा। सॉल्यूट का मोलर मास है जो ये एमबी, इसको हटा दो इस गोले को, है ना। तो ये जो एमबी है ये आप इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो। तो हमने एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर की जिसमें हमने बात की कि कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और हम उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकाल सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर और बताऊंगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है that is not the colligative property, it is not the colligative property, elevation in boiling point is a colligative property, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन में है तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब आप समझते हैं कम हो जाना, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो पहले हम ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों फेस को एग्जिस्ट करती हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फेस को एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुई ये बात। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों फेस का जो वेपर प्रेशर है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। ये सॉलिड फेज आएगा यहाँ पे, लिक्विड एंड सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो फिक्स होता है बेटा, वो तो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। जब आपने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जब इस प्योर लिक्विड के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया। और आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा हो गया, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम है। अब आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन को सॉलिड फेज में लाने पर, सॉल्यूशन को अगर सॉलिड फेज में लाएंगे, सॉल्यूशन अगर फ्रीज करेगा तो उसके वेपर प्रेशर को और सॉलिड के वेपर प्रेशर को क्या होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पर सेम होना चाहिए उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर आप और ज्यादा कम करोगे तब ये फ्रीज होना शुरू करेगा, यानी कि तब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। तो आपको इस ग्राफ से हम समझाते हैं। देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा, ये प्योर लिक्विड का ग्राफ है, जो ये ABC ग्राफ है दैट इज ऑफ प्योर लिक्विड, यहाँ लिख देते हैं प्योर लिक्विड का या प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। C से B में लिक्विड फेज थी और B से A के बाद ये सॉलिड फेज है। जो B है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर ये फ्रीज होने शुरू हो गया। क्यों फ्रीज होने शुरू हो गया, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर फेज, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्वेंट बना, सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया ब्लू कलर से, तो आप देख रहे हो कि अब जब सॉल्यूशन का जब हमने ग्राफ बनाया तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, इसका वेपर प्रेशर तो यहाँ है, इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इस पॉइंट पर आकर ये फ्रीज होना शुरू किया, बी से पीछे आकर ये फ्रीज होना शुरू किया। और जब इन दोनों लाइनों को नीचे हम मिला रहे हैं तो ये जो पॉइंट है
ये तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा टीएफ कह रहे हैं। और आप ये देख रहे हो कि टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है बेटा, डिक्रीज हो गया है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर जो फॉर्मूला है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज केएफ इंटू मोलैलिटी, केएफ इंटू मोलैलिटी। फॉर्मूला कहां से आया, क्या फॉर्मूला हमें याद करना है बेटा, देखो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है कि कहां से आया, आपको फॉर्मूला जस्ट यहाँ पर लर्न करना, इसी फॉर्मूले से सारी इक्वेशन सारा कुछ बनेगा। फॉर्मूला आया आपका थ्योरी से कि जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके ही बेटा ये फॉर्मूला आता है, इन दोनों को यूज करके ही ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये होता है टीएफ माइनस टी नॉट एफ, ये होगा टीएफ माइनस टी नॉट एफ, ठीक है, टीएफ माइनस टी नॉट एफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी, इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को अगर मैं खोल के लिखूं फॉर्मूले को तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इफ इट इज इन ग्राम तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, MB निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालने के लिए भी यूज होती है, राइट। अब इस केएफ की बात कर लेते हैं, केएफ क्या है, केएफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा हम इसे कहते हैं मोलल, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं, केएफ की यूनिट बिल्कुल वही होगी जो केबी की यूनिट थी, एलिवेशन कांस्टेंट की थी। केएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टीएफ अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन मोलैलिटी, दैट इज केल्विन अपॉन मोल पर केजी, ठीक है। तो यूनिट क्या आ गई, केल्विन मोल केजी इनवर्स, केल्विन मोल केजी इनवर्स, ठीक है। सॉरी केजी तो ऊपर आ गया ना, केजी तो ऊपर आ गया, तो केजी तो पॉजिटिव में आ गया, केल्विन केजी मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ केएफ। ये हो गई बेटा केएफ की यूनिट। केएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मोलैलिटी, अगर 1 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होगा, केएफ किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीएफ के इक्वल होगा, केएफ किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीएफ के इक्वल होगा। तो ये हमने केएफ की बात कर ली, फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो इस मेथड को हम क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं, वो मेथड जिसमें हम टेम्परेचर को कम करके, डिप्रेशन करके हम मोलर मास निकालते हैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो ये हुआ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को,
जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस पता होना चाहिए, है ना। ऑस्मोसिस पता होगा तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जानेंगे। तो चलिए पहले ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब हम किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ना सेपरेट कर दें, ठीक है। इस तरह से दो चीजें रखी हुई हैं, एक सॉल्वेंट रखा हुआ है और एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इनके बीच में हमने क्या लगाई हुई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बेटा सॉल्यूशन में ट्रांसफर होने लगते हैं वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। या फिर सॉल्वेंट की जगह क्या हो, यहां पर हो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इधर हो हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? हायर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो जिधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है वो उधर से कम वाले की तरफ चलेंगे। आपको ये याद रखना है भाई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम वाली जगह से ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए मैं चीज आपको लिखवा भी देती हूं, लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू, किसके थ्रू चलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। जिधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वो किधर जाएंगे? उस साइड जाएंगे जिधर कम है। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ में आ गया? ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब ऑस्मोसिस के बाद एक क्वेश्चन एक जगह से और आता है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? देखिए ऑस्मोसिस विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो होगा ही नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। अगर मॉलिक्यूल चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां नहीं है तो उसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, उसको डिफ्यूजन कहेंगे, उसको डिफ्यूजन कहेंगे। अभी एक और नई टर्म आ गई, डिफ्यूजन। देखो बेटा, जब आपने परफ्यूम की एक शीशी खोली कमरे में और वो पूरे में फैल गई उसकी खुशबू, दैट इज डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, राइट। अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई, ठीक है, धूप बत्ती जलाई, कुछ भी जलाई, उसका धुआं सारे में फैल जाता है ना। वहां भी कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी। और कहां से चल रहा था? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चल रहा था। देखिए डिफरेंस, देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चल रहा था। कौन चल रहे थे? गैस के मॉलिक्यूल चल रहे थे। तो अब आप डिफरेंस क्या देखेंगे? ऑस्मोसिस केवल और केवल सॉल्यूशन में होता है, जो डिफ्यूजन है वो गैस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, सॉल्यूशन में भी होता है। डिफ्यूजन के लिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, ठीक है। डिटॉल डाल रहे हैं पानी के अंदर, घुल रहा है, दैट इज अ डिफ्यूजन, नॉट ऑस्मोसिस। कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई वहां पे। क्लियर है? दूसरा, जो डिफ्यूजन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेगा, जबकि जो ऑस्मोसिस है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेगा, लेकिन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। समझ आ गई ये बात? चलिए अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ऑस्मोसिस होगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये क्या होती है? एक कंटिन्यूअस शीट की तरह होती है, कंटिन्यूअस फिल्म की तरह होती है,
एक कंटिन्यूअस फिल्म की तरह होती है ये एक, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फिल्म है जिसके अंदर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन होल्स के थ्रू, इस होल्स के थ्रू ओनली सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, वो पास करेंगे, पास थ्रू इट। बट जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं बेटा वो पास नहीं करेंगे, वो पास नहीं करेंगे, वो इसमें से गुजर के नहीं जा सकते, है ना। ये होल का साइज इतना ही है कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, चूजी मेम्ब्रेन है, चूज करती है कि वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है। ये जो है ये एनिमल ऑरिजिन भी हो सकती है और प्लांट ऑरिजिन भी हो सकती है, नेचर में भी प्रेजेंट होती है, आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं इसको, एनिमल ऑरिजिन भी होती है, प्लांट ऑरिजिन भी होती है, प्लांट्स से प्रेजेंट होती है ना। आपने देखा है जो प्लांट्स हैं, जो रूट से जो पानी चढ़ रहा है प्लांट के अंदर, वो सब ऑस्मोसिस के थ्रू चढ़ रहा है, बॉटनी में पढ़ा है आपने, क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो एनिमल ऑरिजिन भी होती है, प्लांट ऑरिजिन भी होती है। एनिमल ऑरिजिन का एग्जाम्पल बार बार आया है एग्जाम्स में, क्वेश्चन याद रखेंगे, पिग का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पिग का जो ब्लैडर होता है, पिग का जो ब्लैडर होता है, पिग्स ब्लैडर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मैं अभी आपको बता रही हूं जो कि नेचुरली अकरिंग है, मैं आपको नेचुरल वाले बता रही हूं। दूसरा जो पार्चमेंट होता है, पार्चमेंट, पार्चमेंट होता है, ये जो होता है पार्चमेंट, ये भी क्या करता है, पार्चमेंट भी क्या करता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल वाला याद करेंगे, आर्टिफिशियल होता है सेलोफेन, आर्टिफिशियल होता है सेलोफेन, और सेलोफेन से ही बनता है सेलुलोज एसीटेट, ये चारों नाम याद रखेंगे। सेलुलोज एसीटेट जो कि यूज होता है आपके आरओ में, जो आरओ है आपके घर में, जो पानी जिससे साफ हो रहा है, वहां पे जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन यूज की जाती है, राइट। तो आपने क्या पढ़ा, एसपीएम पढ़ा, एसपीएम में टाइनी होल्स होते हैं कि स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है, सॉल्यूट को पास नहीं करती। एनिमल बेस्ड भी हो सकती है, प्लांट बेस्ड भी हो सकती है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। एनिमल्स में जो नेचुरली अकरिंग जो है उनमें आपका आ गया पिग्स ब्लैडर आ गया, पार्चमेंट पेपर आ गया, और आर्टिफिशियली जो जनरेट हुई है ये तो हमारी नेचुरल वाली है, जो आर्टिफिशियली जो मैन मेड बनाई गई है वो कौन सी है आपकी, सेलोफेन। सेलोफेन से ही ओरिजिनेट हुआ है सेलुलोज एसीटेट, जो कि आपके रिवर्स ऑस्मोसिस में आरओ में एज अ मेम्ब्रेन का काम करता है, एज अ एसपीएम का काम करता है, ठीक है। ये कहानी यहां तक समझ में आ गई, हो गया, ये ऑस्मोसिस समझ में आ गया, एसपीएम समझ में आ गया। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, क्यों है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली पोर्शन को। अब हम वापस से ऑस्मोसिस पे आते हैं और हम ये बात करते हैं कि ऑस्मोसिस आखिरकार होता क्यों है। दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो ये चले क्यों, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव क्यों कर रहे हैं। देखिए ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जो वेपर प्रेशर थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वही हमारे सिलेबस में है, और हम उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे अपने ऑस्मोसिस को, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करूं, तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है आपको पता है ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला ना हमने, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, यही वाला जो सॉल्वेंट था इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, और सॉल्यूशन बना के मैंने इस वाले कंटेनर में फिल कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, किसका ज्यादा है, पी नॉट, यानी कि सॉल्वेंट का ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सॉल्यूशन से ज्यादा है। तो क्या होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये लाइन नोट भी करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये आपको पता है, मॉलिक्यूल ऐसे तो दौड़ते हैं, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, तब तक दौड़ेंगे जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए।
एक्सक्यूज मी, क्लियर होगी ये बात? समझ आ गया? ऑस्मोसिस थोड़ी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, पूरी जिंदगी बस चलती जा रही है, इधर से सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर चला गया और इधर सॉल्यूट रह गया, ऐसा नहीं होता। इधर का वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तब तक मूव करेंगे, तब तक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिफरेंस है, वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, डिफरेंस को खत्म करने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस होता क्या है और क्यों है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो, ये दोनों कंटेनर के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है ना, एंड इक्वल लग रहा है, दोनों कंटेनर एक ही एटमॉस्फेयर में तो रखे हैं, इक्वल लग रहा है प्रेशर। अब अगर सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट का जो प्रेशर था वो ज्यादा था, और सॉल्वेंट से क्या कर रहे थे जो मॉलिक्यूल थे, सॉल्वेंट के से जो मॉलिक्यूल थे वो किधर चल रहे थे? सॉल्यूशन की तरफ चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? कि इधर प्रेशर ज्यादा था, इधर प्रेशर कम था। अब इधर अगर मैं उतना ही प्रेशर लगा दूं, अगर मैं उधर इतना ही प्रेशर लगा दूं कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाए, तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होगी? रुक जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज called osmotic pressure. That pressure is applied to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. समझ आई बात? मैंने आपको क्यों समझाया? पहले मैंने आपको ऑस्मोसिस समझाया, फिर मैंने आपको कहा क्यों हो रहा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा था वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अब आपने क्या किया कि जितना डिफरेंस था उतना ही प्रेशर इधर लगा दिया, तो ऑस्मोसिस रुक गया। क्योंकि ऑस्मोसिस तो इसीलिए हो रहा था ना कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाए। तो ये जो पाई है, दैट पाई इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट पाई इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इस पाई को कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले से, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर पाई इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज अ मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी, इट इज नॉट मोलैलिटी, इट इज मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी। सी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। R is a gas constant, R is a gas constant and T is a temperature in Kelvin, T is a temperature in Kelvin. Liter Kelvin inverse mole inverse is the unit of R in this case. इसका मतलब यहाँ पर R की वैल्यू आप क्या रखोगे? जब आप कैलकुलेट करोगे R की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? R की वैल्यू आप रखोगे 0.082। मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ, मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि जब भी आपको R दिया हो क्वेश्चन में, तो डिपेंड करेगा प्रेशर की यूनिट पर, कंडीशन पर, कि क्या आपको वैल्यू रखनी है। R की 4 वैल्यूज होती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब जो ये पाई है, जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, osmosis is not a colligative property, but osmotic pressure is a colligative property, it is a colligative property। और colligative property है तो मोलर मास निकालने के काम आती होगी। देखते हैं कैसे निकालते हैं इससे मोलर मास। पाई इज इक्वल टू सी, सी यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पूरा C इंटू आर इंटू टी। देखिए M भी है यहाँ पे, निकाल सकते हैं मोलर मास सॉल्यूट का। तो मोलर मास सॉल्यूट का हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर is also used to know the molar mass of non-volatile solute, and it is also a colligative property which depends on the number of particles present in the solution, चाहे वो solute के हो चाहे वो solvent के हो, लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आई थिंक क्लियर हो गया, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, और मैंने डिफ्यूजन भी आपको बताया है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी ऑस्मोसिस खत्म नहीं हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म नहीं हुआ। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक
और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इन सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी, पाई इज इक्वल टू पाई, CRT इज इक्वल टू CRT। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो CB क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अब अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन का दूसरे से ज्यादा है, तो पाई 1 का ऑस्मोटिक, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसे कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, और जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करेंगे, नोट करेंगे। 0.9% W/V NaCl, ये आपने पहले भी सुना होगा। कभी आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए हो, या फिर आपने मूवीज में देखा हो, है ना, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिलेटिव को आपने सुना हो कि बॉटल चढ़ रही है, सिरिंज लग रही है ना, उसको लू लग गई, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको इंजेक्शन लगने हैं। इंटरवेनस जो इंजेक्शन लग रहे होते हैं, सॉरी इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लग रहे होते हैं, वो सारे के सारे इस सॉल्यूशन के थ्रू लगाए जाते हैं। एक ड्रिप लगाई जाती है, ठीक है, एक क्या करती है, एक बॉटल होती है जिसके अंदर 0.9% W/V NaCl, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, W/V है वेट पर वॉल्यूम है NaCl का, इसको हम सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। सलाइन सॉल्यूशन आपको लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है आपको, इट इज अ सलाइन सॉल्यूशन। कैसे लगाया जाता है, इंट्रावेनस लगाया जाता है। जो इंजेक्शन है, जो सारी दवाइयां हैं, वो इसी के थ्रू दी जाती हैं आपको। क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि जो ये 0.9% M/V NaCl है, जो ये सलाइन सॉल्यूशन है बेटा, ये RBC के आइसोटोनिक होता है। इट इज द आइसोटोनिक with the fluid of advantages of osmotic pressure। देखो, अब आपने ये पढ़ा है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, ये सब क्या हो रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर वो मेजरमेंट होता है, प्रेशर मेजरमेंट जो होता है इस केस में वो रूम टेम्परेचर पर होता है। पहली बात, ये एडवांटेज है, एक रूम टेम्परेचर पर होता है, आप आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो आसानी, यहाँ पे गलतियों की संभावनाएं कम होती हैं, तो ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, इट इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। आप कहोगे मैम और भी तो हैं बेटा, जो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं और लो टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेथड है वो एडवांटेज ले जाता है। हम इससे ही कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हमें मिलेगा मोलर मास ऑफ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो पॉलीमर्स है इसकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का कोई इतना पंगा नहीं है। इसीलिए जो पॉलीमर का मोलर मास भी है वो भी हम एक्यूरेटली किससे मेजर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड से मेजर करते हैं। अच्छा, एक और एडवांटेज, यहाँ पर मोलैरिटी यूज की जाती है, molarity is used instead of molality, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। अब वहाँ पे मोलैलिटी की यूज की जा रही थी क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं करती, वहाँ टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे थे। यहाँ रूम टेम्परेचर है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मोलैलिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आता है। मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब भी हमें अच्छा खासा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं होता। दीज आर द मेन एडवांटेज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शंस में आ जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको सारे पॉइंट्स बेटा यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के एडवांटेज आपको समझ में आ गए। रूम टेम्परेचर पर निकालते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर के लिए ये बहुत अच्छा है ये वाला मेथड। यहाँ पर मोलैरिटी यूज की जाती है। और चौथा क्या है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा आता है। अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी यूज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड मिलता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेटर देन अदर्स। लास्ट टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस अगर बोलूं तो ना समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा सुना सुना क्या लगता है आपको, आरओ भी बोल रही हूँ, आरओ जो पानी आप फिल्टर का पीते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करता है ये, वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है, वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है। चलो पहले डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। ये आपका इधर आ रहा है आपका, दिस इज सेलाइन वाटर, इसको ब्लू से लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं बना रहे हम। ये है हमारा सेलाइन वाटर। ठीक है। और ये है हमारा प्योर वाटर। राइट, क्लियर हो गए। और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, एसपीएम तो होनी जरूरी है ऑस्मोसिस के लिए। अब आप जनरली देखो, इधर सलाइन वाटर इधर प्योर वाटर है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होना चाहिए, पानी के मॉलिक्यूल, वाटर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाने चाहिए ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जाने चाहिए, तो आपको पानी कैसे मिलेगा, आपको तो पानी यहाँ से चाहिए, आपको को तो प्योर वाटर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रेशर को, जो प्रेशर है इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, हम इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। अब अगर आपने इक्वल प्रेशर लगाया था तो ऑस्मोसिस रुक गया था, इक्वल प्रेशर लगाया था तो ऑस्मोसिस रुक गया था। अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, तो इसमें जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो इधर मूव करना चालू हो जाएंगे, वो इधर मूव करना चालू हो जाएंगे। इधर में जो आयंस हैं घुले हुए, जो आयंस है वो इधर ही रह जाएंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो उनको पास नहीं करेगी, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के जो प्योर मॉलिक्यूल हैं वो इधर जाएंगे और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। यही फिनोमिना है, इसे ही कहते हैं हम डीसैलिनेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको, और रिवर्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे आप, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, ऑन द सॉल्यूशन, ये सलाइन वाटर को सॉल्यूशन कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इधर नहीं लगाना है प्योर वाटर के साइड, इधर लगाना है ना। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सॉल्यूशन पर लगाया है आपने, सलाइन वाटर पर लगाया है ना, is greater than the osmotic pressure, then solvent molecule passed through the semi-permeable membrane, passed through the semi-permeable membrane into the solvent। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से किस में चले जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट में पास हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसी फिनोमिना को, और हम इसे डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं, और इसी तरह से हम सी वाटर को प्योरीफाई कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ, दिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ saline
वाटर, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए ऑस्मोसिस की हेल्प से आप कितने सारे काम कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे चारों अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर ली है ना, 2 प्रीवियस वीडियो में की थी और 2 इस वीडियो में। इससे कुछ रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।